हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कवर कर रहे हैं JIV के INIFS मॉड्यूल सी का टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह वीडियो न सिर्फ करेक्ट आंसर बताएगा बल्कि हर ऑप्शन का लॉजिक भी समझाएगा ताकि आपको कंसेप्ट को डीपली समझने में मदद मिले। तो अगर आप सीरियस हैं अपने JIV एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर ये आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए, तो इस तरह से आप इस वीडियो का सबसे बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इनमें से कौन सा हमारा इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन कर रहा है मनी लैंडर। मनी लैंडर ये एक इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा होता है। मनी लैंडर लोगों को बिना किसी फॉर्मल प्रोसेस के पैसा उधार देते हैं, जैसे कि बैंक या लीगल इंस्टीट्यूशन में होता है। ज़्यादातर ये लोग रूरल एरिया में काम करते हैं और हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये तो नहीं होगा, ये तो हमारा इनफॉर्मल सिस्टम का पार्ट है। म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ से नॉट अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल कर रहा है, तो ये एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा है। ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड होता है और प्रोफेशनल फंड मैनेजर इन्हें मैनेज करते हैं। इनमें लोग अपना पैसा डालते हैं और स्टॉक मार्केट या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। फिर ऑप्शन सी कर रहा है रिलेटिव्स। जब हम अपने रिश्तेदारों से पैसा लेते हैं या देते हैं बिना किसी लीगल या फॉर्मल प्रोसेस का, तो ये भी इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये हमारा इनफॉर्मल है। और लास्ट है महाजन। ये भी मनी लैंडर के जैसे होते हैं। ये मोस्टली रूरल और स्मॉल टाउन में काम करते हैं और लोगों को बिना फॉर्मेलिटीज़ के लोन देते हैं, इसलिए ये भी इनफॉर्मल सिस्टम का हिस्सा होते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या देखा कि अपना ऑप्शन नंबर C, D और A ये तीनों के तीनों इनफॉर्मल सिस्टम के पार्ट है, राइट। तो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में उन लोगों या सिस्टम को इंक्लूड किया जाता है जो बिना गवर्नमेंट रेगुलेशन या फॉर्मल प्रोसेस के पैसा उधार देते हैं। म्यूचुअल फंड इसमें नहीं आते हैं क्योंकि ये रेगुलेटेड होते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर B हमारा इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। तो पहला कह रहा है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन इनफॉर्मल ग्रुप होती है जो किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई होती हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल पूछा गया, आपको ये क्लियर होना चाहिए कौन इनफॉर्मल है कौन फॉर्मल है। तो एसोसिएशन इनफॉर्मल ग्रुप होती है, राइट। और ये किस लिए बनाई होती है? ये किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई होती है, जैसे लोकल क्लब या ग्रुप। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है और इन्हें गवर्नमेंट रेगुलेट भी नहीं करती है, इसलिए ये फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं। बैंक्स, ऑब्वियसली बैंक जो होते हैं एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट होता है। ये गवर्नमेंट के अंडर रेगुलेटेड होते हैं और बैंकिंग रेगुलेशन फॉलो करते हैं। लोग यहाँ डिपॉजिट करते हैं, लोन लेते हैं और काफ़ी फाइनेंशियल सर्विस अवेल करते हैं। NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये भी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का ही हिस्सा है। NBFC बैंकिंग जैसे सर्विस ऑफर करते हैं, जैसे लोन देना, इन्वेस्टमेंट लेना, लेकिन ये बैंक के जैसे डिपॉजिट नहीं ले सकते। फिर कह रहा है इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट होता है जो लोगों को प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉ, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। तो दोस्तों, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम वो होता है जो गवर्नमेंट के अंडर रेगुलेट होता है, जैसे बैंक, NBFC और इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो आपने देखा कि फॉर्मल कौन सा है, इनफॉर्मल कौन सा है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा जो है फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। चलिए ऑप्शन A आ रहा है फाइनेंशियल मार्केट। तो दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट वो जगह होती है जहाँ पे पैसा का लेना देना या ट्रेडिंग होता है। इसमें आपका स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जैसे पार्ट शामिल हैं। यहाँ इन्वेस्टर और कंपनीज आपस में पैसे को ट्रेड करते हैं। ये फाइनेंशियल सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, फाइनेंशियल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। दूसरा है हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो एसेट या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक पार्टी को दूसरे पार्टी से पैसे लेने या देने का राइट देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, राइट। तो ये सभी हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पार्ट होते हैं। वो एसेट या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक पार्टी को दूसरे पार्टी से पैसे लेने या देने का राइट देते हैं, जैसे शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर। ये इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड होते हैं, इसलिए ये भी फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट हैं। फिर कह रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, NBFC फाइनेंशियल सिस्टम के पिलर्स माने जाते हैं। ये इंस्टीट्यूशन लोगों और बिजनेस को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे लोन, डिपॉजिट, इंश्योरेंस। तो यदि हम कंक्लूड करें तो फाइनेंशियल सिस्टम इन सब एलिमेंट्स का मिलकर बना होता है। किन किन एलिमेंट का? फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनमें से एक भी मिसिंग हो तो फाइनेंशियल सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। अगला सवाल है कि पहला बैंक जो कि भारत में इस्टेब्लिश हुआ था वो कौन था।
देखिए सबसे पहला ऑप्शन कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ये एक मेजर बैंक है जो कि 1906 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ये इंडिया का पहला बैंक नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन इसका ऑरिजिन बैंक ऑफ कलकत्ता से हुआ था। क्या था? बैंक ऑफ कलकत्ता, राइट, जो कि बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था, लेकिन ये भी इंडिया का पहला बैंक नहीं है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये सही जवाब है, ये इंडिया का पहला बैंक माना जाता है। ये 1770 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन अब ये बैंक एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए बैंक ऑफ हिंदुस्तान सही जवाब है। पंजाब नेशनल बैंक जो है 1894 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये इंडिया का ओल्डेस्ट बैंक में से एक है, लेकिन ये पहला नहीं था। पहला था हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि 1770 में 1770 में इस्टेब्लिश किया गया था, राइट, लेकिन अब ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि किस डेवलपमेंट के कौन से फेज में, यानी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के डेवलपमेंट के कौन से फेज में फोकस था कि हम DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेट करेंगे। तो फेज 1, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ सभी की चीज़ के बारे में। फेज 1 जो था हमारा 1947 से लेकर 1969 तक माना जाता है। इस वक्त इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं था, ठीक है, तो इस वक्त जो था डेवलपमेंट बहुत कम था और इसका फोकस मेनली इंडिपेंडेंट के बाद इकोनॉमी को स्टेबल करना था, यानी हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो स्टेबल हो जाए, इस पे मेन फोकस था, राइट। और बैंक का नेशनलाइजेशन इस फेज के एंड में किया गया था। आपको पता होगा 1969 में बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया था। फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 हमारा शुरू होता है 1969 से लेकर 1991 के बीच में। इस फेज़ में DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे फोकस किया गया था। DFI का एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे नाबार्ड हो गया, जैसे कि आपका सिडबी हो गया, जैसे ICICI हो गया, ठीक है। तो इन सभी चीज़ का इस्टेब्लिशमेंट इसी पीरियड में हुआ था। इनका काम लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना था इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, इसी वजह से यही हमारा क्या है, सही जवाब है। फेज़ 3 की बात करें, देखिए मैंने बोला था ना आपको, मैं आपको हर एक ऑप्शन समझाऊंगा। फेज़ 3 की बात करें तो 1991 से लेकर आगे का जो तीसरा फेज़ था 1991 के रिफॉर्म के बाद आया, जब लिबरलाइजेशन, आपको पता होगा LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इस फेज में ज़्यादा फोकस बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म और ग्लोबल इंटीग्रेशन पे था। और फेज 4 जो है ये अभी 2000 से ऊपर है, जिसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, डिजिटल बैंकिंग और फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ज़्यादा फोकस किया गया। तो सही जवाब क्या है, DFI कब आया, फेज़ 2 में आया, ठीक है दोस्तों। आपको यदि इस प्रकार के हमारे MCQ सेट की रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमारे क्वेश्चन बैंक को ऑफ ले सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर इस प्रकार के क्वेश्चन के सेट के लिए। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इन टर्म्स ऑफ विच सेक्शन ऑफ द BR एक्ट इज़ द बिजनेस ऑफ बैंकिंग डिफाइंड, यानी जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें कौन से सेक्शन में हमारा जो है बैंकिंग को डिफाइन किया गया है, राइट, बैंकिंग बिजनेस को डिफाइन किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, 5, 8, 10, 6। तो सेक्शन 5 जो BR एक्ट का होता है ना, कुछ डेफिनेशन प्रोवाइड करता है लेकिन बैंकिंग बिजनेस को डिफाइन नहीं करता। इट डज नॉट डिफाइन बैंकिंग बिजनेस, ठीक है। सेक्शन 8 जो है, सेक्शन 8 BR एक्ट के अंडर बिजनेस और बैंकिंग को डिफाइन किया जाता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक बैंक को कुछ स्पेसिफिक नॉन बैंकिंग बिजनेस में इंगेज होने से मना किया गया है। तो सेक्शन 8 में क्या बोला मैंने कि ये बिजनेस और बैंकिंग को डिफाइन किया जाता है सेक्शन 8 के अंदर। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक बैंक को कुछ स्पेसिफिक नॉन बैंकिंग बिजनेस में इंगेज होने से मना किया जाता है, यानी ये कोई पार्टिकुलर बैंक है वो कुछ स्पेसिफिक नॉन बैंकिंग बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बैंकिंग मेनली डिपॉजिट लेने और लोन देने का काम करता है और इसी एक्टिविटीज़ सेक्शन 8 में स्पेसिफाई की गई है। सेक्शन 10 में क्या है, सेक्शन 10 में मैनेजमेंट का फंक्शन और रिस्ट्रिक्शन डिफाइन किया गया है, यानी जो हमारा मैनेजमेंट है उसका क्या क्या फंक्शन है, उसके क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये डिफाइन किया गया है, लेकिन यह बैंकिंग बिजनेस की डेफिनेशन नहीं देता है। और सेक्शन 6 में बैंकिंग के जनरल पावर और फंक्शन को जिक्र है। तो हमारा जनरल पावर क्या है, व्हाट इज़ जनरल फंक्शन, राइट, लेकिन बैंकिंग बिजनेस की डेफिनेशन सेक्शन 8 में होती है। तो याद रखिएगा बैंकिंग बिजनेस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो BR एक्ट के सेक्शन 8 में दी गई है, जिसमें स्पेसिफाई किया गया है कि बैंकिंग किस टाइप का बिजनेस कर सकता है और किस टाइप का बिजनेस नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस साल हुई थी। बहुत बढ़िया सवाल है। तो पहला है 1947, तो इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की थी, लेकिन RBI उससे पहले ही इस्टेब्लिश हो चुकी थी। 1925, तो 1925 में RBI इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर मॉनेटरी सिस्टम चल रहा था और RBI का कंसेप्ट अभी फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। 1935 बिल्कुल सही बात है। याद रखिएगा, मैं डेट ही बता देता हूँ, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935, राइट। तो इसी दिन RBI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उस वक्त RBI को ब्रिटिश राज के अंदर मॉनेटरी कंट्रोल और करेंसी मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था।
फिर करा है 1955। 1955 में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जरूर हुए थे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट। अ ट्रांजेक्शन कैरिड आउट एट एटीएम ऑफ द कार्ड इशूइंग बैंक इज ऑल्सो नोन एज। तो मतलब कि जो बैंक, जिस बैंक ने कार्ड को इशू किया, ठीक है, वहीं पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑन अस ट्रांजेक्शन। ऑफर्स कब होगा? जब बैंक के प्रीमाइसेस के बाहर कार्ड इशूइंग बैंक के प्रीमाइसेस के बाहर यदि एटीएम लगा हो तो उसको ऑफर्स बोलते हैं, और प्रीमाइसेस के अंदर ही एटीएम लगा हो तो उसको ऑनस बोलते हैं। गूगल पे क्या है? फिनटेक कंपनी है, टेकफिन कंपनी है, नियो बैंक है, पेमेंट गेटवे है। बहुत अच्छा सवाल है। टेकफिन कंपनी है। अब आपको फिनटेक और टेकफिन दोनों में एकदम क्लैरिटी के साथ डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज फिनटेक एंड व्हाट इज टेकफिन, राइट? चलिए, इन विच ईयर दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस इज बिजनेस? आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगता है मुझे रिपीट हो रहा है। कब से ये बिजनेस कमेंस करते हैं? तो ये कमेंस किया था 1935 से। चलिए, किस साल में आरबीआई को पब्लिक एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया गया? तो बताइए, कब आरबीआई को पब्लिक एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया गया? तो देखिए, 1935 में आरबीआई का क्या हुआ? आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एज अ प्राइवेट एंटिटी। तो 1935 में जो आरबीआई बनी थी ना, वो कैसी थी? दैट वाज अ प्राइवेट एंटिटी। मतलब ये हुआ अंडर द ब्रिटिश राज। इस वक्त आरबीआई प्राइवेटली ऑन था और सेंट्रल बैंक के रूप में फंक्शन करता था। 1942 में पता होगा कोई सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं हुआ था आरबीआई के कन्वर्सन के लिए। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, लेकिन 1948 में क्या हुआ कि आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, यानी गवर्नमेंट ने इसका ऑनरशिप ले लिया और ये पब्लिक एंटिटी बन गया। अब आरबीआई गवर्नमेंट बॉडी के रूप में फंक्शन करता था और उसका काम इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करना था। अगला सवाल है कि जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है आरबीआई का, वो कम से कम साल में कितना बार मिलता है? 4। देखिए, ये 4 का फ्रीक्वेंसी कम है, क्योंकि आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल मैटर डिस्कस करने होते हैं। सही जवाब है 6। ठीक है, तो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम से कम 6 बार, कम से कम मिनिमम 6 बार हर एक साल मिलता है। और ये मीटिंग एसेंशियल होती है ताकि पॉलिसी डिसीजन, फाइनेंशियल रेगुलेशन और इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इशूज़ को डिस्कस किया जा सके। 8 भी नहीं होगा और 12 भी नहीं होगा। चलिए, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे कौन से आरबीआई का कौन सा एक्ट है जिसको एम्पावर दिया गया है कि आरबीआई को एम्पावर दिया गया है बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, किस एक्ट के अंदर आरबीआई को पावर दिया गया है कि वो गवर्नमेंट के लिए बैंकर के रूप में काम करेगा? आरबीआई एक्ट में। तो आरबीआई एक्ट बनने की अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट का बैंकर बनने का अथॉरिटी आरबीआई एक्ट जो कि 1934 का है, उसमें लिखा गया है। तो इस एक्ट के थ्रू आरबीआई को सरकार के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट अकाउंट और बोरोइंग नीड्स को मैनेज करने का पावर दिया गया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नहीं होगा, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई को मेनली बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेशन और सुपरविजन के लिए पावर देता है, ठीक है, ना कि गवर्नमेंट बैंकर बनने के लिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि यह एक्ट चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूल डिफाइन करता है। और लास्ट का रहा है पब्लिक डेब्ट एक्ट, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्ट है गवर्नमेंट के लोन और बोरोइंग के एस्पेक्ट को रेगुलेट करता है, राइट। तो ये रिमेंबर। चलिए, अगला सवाल है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है कब कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये पार्टिकुलर बीआरए एक्ट जो है एप्लीकेबल बनाया गया? सवाल है कि जो हमारा बीआरए एक्ट 1949 है उसको कब कोऑपरेटिव बैंक के लिए एप्लीकेबल बनाया गया? तो 16 मार्च 1949। तो यह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन डेट था, लेकिन इनिशियली ये कोऑपरेटिव बैंक पर अप्लाई नहीं होता था। 1 अप्रैल 1965। तो यह भी करेक्ट डेट नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक पर यह एक्ट 1 साल बाद अप्लाई किया गया था। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं। कब बीआरए एक्ट को कोऑपरेटिव बैंक के लिए अप्लाई किया गया? सही जवाब है इसका 1 मार्च 1966, 1966। तो 1 मार्च 1966 को जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसको कोऑपरेटिव बैंक पे भी अप्लाई किया गया। इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक भी रेगुलेशन के अंदर आ गए और इनकी ऑपरेशन को रेगुलेट किया गया। 1 अप्रैल 1966 भी नहीं होगा। तो कंक्लूड करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही जवाब है। अगला सवाल है कि रिजर्व, आई थिंक ये रिपीट हो रहा है, ये चीज़ रिपीट हो गया। हाँ, यहाँ से देखते हैं जो हमारा पहला ओके, दिस थिंग हैव बीन रिपीटेड। जो पहला डीएफआई था जो सेटअप किया गया वो कौन सा था? राइट, डीएफआई क्या होता है? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मैंने बोला था ना कि जो हमारा सेकंड फेज था, हमारे लिबरल, ये सेकंड फेज ऑफ रिफॉर्म था, उसमें हम लोग डीएफआई का एस्टेब्लिशमेंट आया, जो कि 1969 के बाद आया था। आईडीबीआई का सेटअप पता है कब हुआ था? आईडीबीआई का सेटअप हुआ था 1964 में।
ठीक है। लेकिन यह पहला DFI नहीं था। सिडबी एक स्पेशलाइज्ड DFI है जो कि 1990 में सेटअप हुआ था, लेकिन यह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, लेकिन फर्स्ट DFI नहीं है। ICICI 1955 में सेटअप हुआ था, लेकिन पहला DFI IFCI था। IFCI क्या होता है? IFCI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यह 1948 में सेटअप हुआ था, रिमेंबर इट, ठीक है। तो यह इंडिया का पहला DFI था जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फाइनेंस करने के लिए बनाया गया था। समझ में आया दोस्तों? तो ये चीज़ ध्यान रखना है हमें। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा जो है आएगा अंडर द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन। इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में कौन सा आएगा? पहला है LIC, दूसरा है ICICI, तीसरा एक्सिम बैंक और चौथा नबार्ड। तो दोस्तों LIC इसका सही जवाब है, क्योंकि LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और यह एक इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से प्रीमियम कलेक्ट करता है और उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करता है। LIC का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टमेंट करना और पॉलिसी होल्डर को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। ICICI एक कॉमर्शियल बैंक है जो कि लोन और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन ये इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन नहीं करती। एक्सिम बैंक यानी कि ये इंटरनेशनल ट्रेड और प्रीमियम ट्रेड से डील करना। और फाइनली आता है नबार्ड। तो नबार्ड आपको पता है क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये प्राइमरीली क्या करता था? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के, सो इट एड्रेस प्राइमरीली रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। तो रूरल डेवलपमेंट को फंड करना, लेकिन यह भी एक इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन इसमें से कौन सा है? LIC। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि लिबरलाइजेशन के आने के बाद DFI के द्वारा कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया गया? कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का फोकस सिर्फ ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज पे होता है, लेकिन DFI ने लिबरलाइजेशन के बाद अपना स्ट्रक्चर बदला, यूनिवर्सल बैंकिंग। तो यूनिवर्सल बैंक करेक्ट आंसर है। लिबरलाइजेशन के साथ DFI ने यूनिवर्सल बैंकिंग का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया। यूनिवर्सल बैंक एक ही इंस्टीट्यूशन होता है के थ्रू मल्टीपल फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करता है, ठीक है। मतलब इंस्टीट्यूशन हमारा एक रहेगा, ठीक है, और उसके थ्रू मल्टीपल सर्विस मिलेगा, राइट। तो जैसे कि कमर्शियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एसेट मैनेजमेंट, तो ये मॉडल मार्केट की ज़रूरतों को बेटर कैटर करता है। उसके बाद है हमारा मॉर्गेज बैंक। तो मॉर्गेज बैंक प्राइमरीली रियल एस्टेट लोन पर फोकस करते हैं, लेकिन DFI में यह स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं किया जाता। और फाइनली है कोलेटराइज्ड बैंक। तो यह टर्म ज़्यादा कॉमन यूज़ नहीं होता। बैंक जो लोन को कोलेटरल के अगेंस्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यह DFI का स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो DFI ने लिबरलाइजेशन के बाद यूनिवर्सल बैंक का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया, जिससे उन्हें डाइवर्स फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करने का मौका मिला। तो क्या याद रखिएगा आप इसका सही जवाब है यूनिवर्सल बैंक। दोस्तों GIB के एग्जामिनेशन में काफ़ी कम समय बचा है। यदि आपको एक ऐसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको चीज़ें फास्ट क्लियर हो जाएँ, तो हमारा कैप्सूल कोर्स आपको हेल्प करेगा। इसके अंदर बहुत ही शॉर्ट नोट्स, क्विक रिविजन मॉड्यूल वाइज, ये हमारा वन लाइनर PDF प्रैक्टिस के लिए दोस्तों हमने 1000 से ऊपर क्वेश्चन दे रखे हैं क्विजेस के फॉर्मेट में, जिसको आप आसानी से सभी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका प्रॉपर सॉल्यूशन अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, फॉर्मूला PDF अवेलेबल है, यानी हर एक वो चीज़ जो कि आपको एग्जामिनेशन से पहले देख के जाना है, वो सारा का सारा चीज़ अवेलेबल है। और मात्र 120 रुपये में आप एक सब्जेक्ट के लिए ये ले सकते हैं, और चारों सब्जेक्ट के लिए आप 299 में आप ले सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है कि IFCI का इनिशियल कैपिटल क्या था? तो IFCI का इनिशियल कैपिटल था 10 करोड़, ये याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग DFI हैज़ अ रोल ऑफ काउंसलिंग NRI फॉर द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? सही जवाब है ICICI, ठीक है। अगला सवाल है कि RBI ने जो है लीड बैंकिंग स्कीम कब लाई थी? व्हेन डिड RBI ब्रिंग द लीड बैंकिंग स्कीम? बहुत बढ़िया सवाल है। 1947 में क्या हुआ था कि RBI का इंडिपेंडेंस के बाद बैंकिंग सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की शुरुआत की थी, लेकिन लीड बैंकिंग स्कीम 1947 में नहीं आया था। 1969 में करेक्ट आंसर है। RBI ने लीड बैंकिंग स्कीम को 1969 में शुरुआत किया। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक लीड बैंक अपॉइंट किया जाए जो लोकल डेवलपमेंट को फाइनेंस करे और रूरल एरिया में बैंकिंग सर्विस को प्रमोट करे। 1970 में क्या हुआ कि यह बैंक लीड बैंकिंग स्कीम के लिए नहीं था, और 1990 में कुछ और बैंकिंग रिफॉर्म लाया गया, लेकिन लीड बैंकिंग स्कीम इंट्रोडक्शन 1969 में हुआ था। फिर कहा जा रहा है कि जो ग्रामीण बैंक मॉडल है वो कौन से कंट्री में इस्टेब्लिश हुआ था? इंडिया में भी माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव है, लेकिन ग्रामीण बैंक मॉडल यहाँ से नहीं आया। नेपाल भी नहीं होगा, नेपाल में भी कुछ बैंकिंग मॉडल है, लेकिन ग्रामीण बैंक नहीं है। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश में मैं आपको एक नाम भी बता देता हूँ, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, ठीक है। तो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था ग्रामीण बैंक मॉडल। यह मॉडल पुअर कम्युनिटीज़ को माइक्रो लोन देने के लिए जाना जाता है, जिससे लोग अपने छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस अप्रोच से क्या हुआ,
सो फ्रेंड्स, इस अप्रोच से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बदल दिया और इन्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड किया। चलिए अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एमएफआई आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। अब देखिए एमएफआई क्या होता है और इसमें से कौन सा आरबीआई को रेगुलेट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन कर रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट एमएफआई। तो ये एमएफआई यूजुअली सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं और इन्हें आरबीआई द्वारा डायरेक्टली रेगुलेट नहीं किया जाता, राइट। फिर उसके बाद कर रहा है म्यूचुअल फंड एमएफआई। तो ये भी आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर नहीं आते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस ज़्यादातर अपने मेंबर को बेनिफिट देने के सेट में है। फिर कर रहा है एनबीएफसी एमएफआई। तो करेक्ट आंसर है एनबीएफसी एमएफआई का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, राइट। ये सही जवाब है। तो ये एमएफआई आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं और इन्हें स्पेसिफिक गाइडलाइंस और नॉर्म्स फॉलो करना होता है। इसका मेन गोल है पुअर और मार्जिनलाइज लोगों को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे एसएचजी के फाइनेंसिंग में कौन सा स्टेज है जहाँ पे एट एनजीओ एक्ट लाइक अ फाइनेंशियल सर्विस। मॉडल 1। तो मॉडल 1 क्या है? मॉडल 1 में एसएचजी को डायरेक्टली बैंक से लोन मिलता है, ठीक है, डायरेक्ट लोन। एसएचजी को क्या मिलता है? डायरेक्ट लोन मिलता है। कहाँ से? बैंक से। लेकिन एनजीओ का रोल यहाँ नहीं होता। फिर कह रहा है मॉडल 2। मॉडल 2 में क्या है? ये मॉडल भी बैंक और एसएचजी के बीच डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है एनजीओ के बिना, राइट। और मॉडल 3 में क्या है? इसका सही जवाब है मॉडल 3। इस मॉडल में एनजीओ एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी के रूप में काम करते हैं। एनजीओ एसएचजी को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देखिए एनजीओ कैसे काम करेंगे, एक तरह से समझिए कि इंटरमीडिएटरी की तरह। तो ये क्या करेंगे? एसएचजी को ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट, और उन्हें बैंक से लोन दिलवाने में मदद करेंगे। इस मॉडल का मेन एम ये है कि एसएचजी को एम्पावर करना और उन्हें बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करना। मॉडल 4 क्या होता है? मॉडल 4 इज मॉडल वेटिंग फॉर। तो मॉडल 4 में ये जो मॉडल है इसमें भी एनजीओ का कोई रोल नहीं होता। सही जवाब है इसका मॉडल नंबर 3। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से कौन सा जो है फेयर प्रैक्टिस कोर्स जो कि आरबीआई की तरह डेवलप किया गया एनबीएफसी के लिए, उसमें से कौन सा फिगर है फेयर पिक्चर में, फेयर प्रैक्टिस कोड में? पहला कह रहा है रूल ऑफ द टूप्स। फर्स्ट क्या कह रहा है कि तो हमने तीनों मॉड्यूल देखा। अब देखिए देयर शुड बी बोर्ड अप्रूव्ड, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं कि देयर शुड बी बोर्ड अप्रूव्ड लोन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फेयर प्रैक्टिस कोड के अकॉर्डिंग हर एनबीएफसी एमएफआई के एक बोर्ड अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्मेट मेंटेन करना चाहिए। यह प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और स्टैंडर्डाइज बनाता है। फिर बी कह रहा है नो सिक्योरिटी डिपॉजिट शुड बी टेकन फ्रॉम द बोरोवर, यानी बोरोवर से कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया जाए। तो ये भी भी सही है। फेयर प्रैक्टिस कोड के हिसाब से बोरोवर से कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेना चाहिए। इसका एम है बोरोवर को फाइनेंशियल बर्डन से बचाना, राइट। सी का रहा है कि बोरोवर शुड नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन 1 एसएचजी, यानी यह स्टेटमेंट भी सही है। फेयर प्रैक्टिस कोड की ये इंश्योर करता है कि कोई भी बोरोवर एक से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर ना हो, ताकि लोन रिपेमेंट और मैनेजमेंट में कन्फ्यूजन ना हो। ऑल ऑफ द अबव तो करेक्ट आंसर है, क्योंकि सभी स्टेटमेंट फेयर प्रैक्टिस कोड के पार्ट हैं। ये शुड बी अ बोर्ड अप्रूव्ड प्रोसेस, नॉन सिक्योरिटी डिपॉजिट शुड बी टेकन फ्रॉम द बोरोवर, ठीक है, नो सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगला कर रहा है कि चैप्टर 3B को कब आरबीआई एक्ट 1934 में ऐड किया गया? 1947 में। तो इस साल इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, लेकिन चैप्टर 3B तब ऐड नहीं हुआ था 1977 में। यह भी सही नहीं है। चैप्टर 3B 1977 में नहीं हुआ था, 1997 में। 1997 में क्या हुआ था दोस्तों कि 1997 को में ऐड किया गया था चैप्टर 3B को। इस चैप्टर में मेन फोकस है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को रेगुलेट करना। और 2001 में यह भी इनकरेक्ट है, क्योंकि चैप्टर 3B का एडिशन पहले ही हो चुका था, 2001 में नहीं हुआ था, तो 2001 भी नहीं होगा। तो चैप्टर 3B कब लाया गया? चैप्टर 3B लाया गया 1997 में। अगला सवाल है कि हमारा जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होता है, जिसको हम लोग HFC बोलते हैं, तो HFC के रेगुलेटर कौन होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलेटर ऑफ HFC, बताइए। तो आइए देखते हैं HFC के रेगुलेटर कौन होते हैं। तो ऑप्शन है आपका आरबीआई ही रेगुलेटर होते हैं HFC के, राइट। फिर कह रहा है कि लोन कंपनी, आप देख सकते हैं कि एक लोन कंपनी एक एनबीएफसी होता है एज पर विच क्लासिफिकेशन, सो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड क्लासिफिकेशन के बेसिस पे एक लोन कंपनी एक एनबीएफसी है। मैक्सिमम पीरियड कितना होता है जिसके लिए एनबीएफसी डी जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं? तो 12 महीना। ये गलत है, क्योंकि एनबीएफसी डी का मतलब क्या हुआ? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। तो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से ज़्यादा पीरियड के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, तो 12 महीना नहीं होगा। 36 महीना भी इनकरेक्ट है। मैक्सिमम पीरियड 36 महीना नहीं है, इससे भी ज़्यादा है 60 महीना, यानी कि 5 साल जो है सही है। एनबीएफसी डी मैक्सिमम 60 महीना यानी 5 साल तक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, और 120 महीना भी नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि किसे आप ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑन्ड फंड फॉर एन एनबीएफसी? तो इक्विटी शेयर या ऑन
बॉन्ड फंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इक्विटी शेयर एनबीएफसी की ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। व्हेन आई से इक्विटी शेयर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एनबीएफसी की ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तो ये भी ऑन फंड में इंक्लूडेड होता है, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर फिक्स टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि नाम ही लिखा हुआ है कन्वर्टेबल। फिर कह रहा है बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट, ये भी ऑन फंड का पार्ट होता है, और यह वो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर परचेज करते समय दिया होता है, जब प्राइस पर वैल्यू से ज़्यादा, जब प्राइस पार वैल्यू से ज़्यादा होता है। देखिए सिंपल सी बात है, जब प्राइस आपके पार वैल्यू से ज़्यादा होता है ना, तो जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है शेयर होल्डर ने कंपनी को दी होती है, उसी को बोलते हैं बैलेंस इन शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो सही जवाब क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला जो इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था भारत में वो कौन सा था? एल.आई.सी। तो आपको पता होगा कि कब इस्टेब्लिश हुआ था एल.आई.सी का? 1956 में, और ये पहली इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस को, तो इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट 1818 में हुआ, और ये भारत की पहली इंश्योरेंस कंपनी है, याद रखिएगा। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस को, बॉम्बे म्यूचुअल, तो यह भी एक पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन यह पहली नहीं है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1870 में हुआ। नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1906 में हुआ था, ठीक है। तो सही जवाब क्या है? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन है कि किस एक्सटेंट तक एफडीआई इज प्रेजेंटली परमिटेड इन द इंश्योरेंस सेक्टर, यानी इंश्योरेंस सेक्टर में कितना परसेंटेज एफडीआई परमिटेड? ये सवाल बार बार घूम के आता है। सही जवाब क्या है इसका? 74%, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉरेन कंपनी इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में सिग्निफिकेंट ऑनरशिप ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल है कि जो हमारा परसेंटेज, आप देखिए दो सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। द परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव टू जीडीपी, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम डिवाइडेड बाय जीडीपी इंटू 100, ये क्या होता है, ठीक है। और उसका अगला सवाल देखिए, द रेशियो ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन इंटू 100, इसको क्या बोलता है? दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कह रहा है पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन का मतलब क्या होता है समझिए, ठीक है। पेनेट्रेशन का मतलब ये होता है, यही सही जवाब है। इंश्योरेंस पेनेट्रेशन का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम का जीडीपी का कितना परसेंटेज के बराबर है। यह मेजर करता है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट कितने इफेक्टिव है इकोनॉमी में। कवरेज मतलब यह टर्म जो है ज़्यादातर इंश्योरेंस के रीच को डिफाइन करता है, लेकिन यह जीडीपी के साथ नहीं बल्कि पॉलिसी होल्डर के साथ रिलेटेड है। डेंसिटी, तो डेंसिटी मतलब क्या हुआ कि डेंसिटी का मतलब कि यह टर्म इनको टर्म प्रीमियम को पॉपुलेशन के रेशियो से डिफाइन करता है, ना कि जीडीपी से। और फाइनली कर रहा है सैचुरेशन। सैचुरेशन टर्म मार्केट के सैचुरेशन लेवल को डिस्क्राइब करता है, लेकिन इससे भी जीडीपी के परसेंटेज से नहीं। फिर कह रहा है कि जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन का रेशियो होता है वो क्या होता है? पेनिट्रेशन, ये टर्म हमने पहले डिस्कस किया था, राइट, क्योंकि ये इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो जीडीपी होता है। कवरेज, ये टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट के रीच को डिफाइन करता है। डेंसिटी सही जवाब है। इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम का रेशियो पॉपुलेशन के साथ। यह इंश्योरेंस इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि हर इंडिविजुअल के लिए एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है। सैचुरेशन भी नहीं होगा। सैचुरेशन यह टर्म मार्केट सैचुरेशन को दिखाता है, इसमें पॉपुलेशन को कोई रिलेशन नहीं होता है। अगला है कि व्हाट इज़ द मिनिमम कैपिटल दैट इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आपको एल.आई.सी एस्टैब्लिश करना है तो मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? 10, 50, 100, 200। तो देखिए सबसे सिंपल सी बात है कि यह अमाउंट ज़्यादा बहुत छोटा है, 10 करोड़। 50 करोड़ भी गलत है, 100 करोड़ सही जवाब है। एल.आई.सी के लिए एस्टैब्लिश के लिए मिनिमम आपको 100 करोड़ चाहिए, राइट। फिर कह रहा है आर.बी.आई लास्ट 200 करोड़, ये भी नहीं होगा। फिर है कि आर.बी.आई को नेशनलाइज कब किया गया? तो 1949 में नेशनलाइज किया गया, रिमेंबर इट। उसके बाद है आरबीआई को नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में, याद रखिएगा। कितनी बार एट अ मिनिमम दस अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट इन ईयर, यानी एक साल में मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी कितनी बार मिलते हैं? तो 6 बार, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी शॉर्ट में इसको एमपीसी बोला जाता है। हर साल मिनिमम 6 बार मिलते हैं। इस मीटिंग का पर्पज़ होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लेना। अगला सवाल है कि जो हमारा सीआरआर फंड होता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पेबल होता है? तो सिंपल सी बात है, कोई इंटरेस्ट नहीं पे होता है, ठीक है, क्योंकि सीआरआर हमारा कैश रिजर्व रेशियो होता है, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। यह बैंक को इंश्योर करने के लिए होता है कि उनके पास प्रीमियम मार्केट अवेलेबल है या नहीं। फिर अगला सवाल है हाउ मच फुल टाइम मेंबर आर देयर ऑन सेबी बोर्ड। सेबी बोर्ड पे कितने फुल टाइम मेंबर होते हैं? तो सेबी में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सेबी में सिक्योरिटी का तीन फुल टाइम मेंबर होते हैं। इनका रोल है मार्केट रेगुलेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। अगला सवाल है कि किसके रिकमेंडेशन पे आईआरडीए का एस्टैब्लिशमेंट हुआ? तो मल्होत्रा कमेटी, याद रखिएगा। मल्होत्रा कमेटी आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर एस्टैब्लिश किया गया। नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, टंडन कमेटी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, और घोष कमेटी इंश्योरेंस सेक्टर पर नहीं बल्कि दूसरे फील्ड पर स्टडी करता है।
फिर कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेक्टर इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल, वाटर वर्क, वाटरवे, कनाल नेटवर्क। तो दोस्तों इसका सही जवाब है टेक्सटाइल मिल। टेक्सटाइल मिल सही जवाब है। टेक्सटाइल मिल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है, राइट। इनमें से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का करेक्टरिस्टिक्स है? लार्ज अमाउंट। तो दोस्तों लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में फाइनेंसिंग तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक्स सही है, ठीक है, इसलिए करेक्टरिस्टिक्स सही है। फिर कह रहा है कि लॉन्ग मैच्योरिटी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में लोन्स की मैच्योरिटी पीरियड काफ़ी लंबी होती है। फिर कह रहा है फिक्स्ड एंड लो रेट ऑफ रिटर्न। फिक्स्ड एंड लो रेट ऑफ रिटर्न, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में अक्सर फिक्स्ड और लो रिटर्न होता है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट रिस्क फ्री नहीं होता है। नैफीड का ऑथराइज कैपिटल क्या है? व्हाट इज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ नैफीड? 10,000 करोड़ गलत, 25,000 करोड़ गलत, 75,000 करोड़ सही है, ठीक है। इससे भी ये भी सही नहीं है। और फिर 1,00,000 करोड़। नैफीड क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो इसका ऑथराइज कैपिटल कितना है दोस्तों? 1,00,000 करोड़ है, ठीक है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द MCQs ऑफ द कैश सेटलमेंट प्रपोज टू बी मेड ऑन NARCL? तो NARCL पे जो कैश सेटलमेंट किया जाता है उसका कितना परसेंटेज होता है? 5% गलत है। NARCL को प्रपोज कैश सेटलमेंट इससे ज़्यादा है, 10% भी गलत है। NARCL क्या होता है? नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो NARCL ने 15% कैश सेटलमेंट का प्रपोजल दिया है, जो कि स्ट्रेस एसेट को हैंडल करने के लिए है। अब सवाल है कि जो हमारा स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया, ये कौन से एडिशन वाले थीम में है? तो ईज 1.0 गलत है, इस एडिशन में ये थीम नहीं है। ईज 2.0 भी गलत है, स्मार्ट लैंडिंग का थीम इस एडिशन में भी नहीं है। ईज 3.0 सही है। ईज क्या होता है? इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस, ठीक है। तो ईज जो हमारा 3.0 है, इसका 3.0 में स्मार्ट लैंडिंग फॉर एस्पायरिंग इंडिया का थीम इंक्लूड किया गया है। ईज 4.0 भी गलत है, भी सही है। इसमें थीम फर्स्ट तो 4.0 भी क्या है? सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आपने देखा, इस प्रकार से हम लोगों ने 50 MCQ क्लियर किया। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार के MCQ सेट में और लाऊं, तो प्लीज़ राइट यस इन द कमेंट सेक्शन। और यदि आपको PDF की रिक्वायरमेंट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर।